लॉरेन की कहानी मुतासिर कुन भी थी और फिर मुझे मुतासिर होने का इजहार भी करना था, क्योंकि खुशकिस्मती से एक ऐसी लड़की मेरे हाथ लग गई थी जो बारबिन वाइको से बागी थी। अगर मैं जरा सी अक्लमंदी से काम ले जाऊं तो मुझे वक्ती तौर पर सहारा मिल सकता है और मेरे मकसद की तकमील हो सकती है। मैंने सोचा जहां तक इंसानियत का ताल्लुक है, जाहिर है मैं इस लड़की के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था। अगर वो बारबिन वाइको को कत्ल करना चाहती तो खुद भी वो इस सिलसिले में कोशिश कर सकती थी। बस उसे अपने बाप से नफरत थी और वो उसके साथ जी रही थी। लेकिन अपने मकसद के हुसूल के लिए मुझे काफी अदाकारी करना पड़ी। चंद लम्हों के बाद मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी इस पुरदर्द कहानी ने आंखों में आंसू भर दिए हैं लॉरेन। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, हर चंद कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ लॉरेन। और सही बात तो यह है कि मुझे ये अल्फाज कहने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस इमारत में मैं तुम्हारी पनाह में हूँ। लेकिन सुनो लॉरेन, मैं तुम्हारी पनाह में नहीं रहूंगा, इसलिए कि मैं तुमसे बेहद मुतासिर हो चुका हूँ। कहीं यूं ना हो कि मेरी वजह से तुम मजीद किसी मुसीबत का शिकार हो जाओ। तुमने वैसे भी दुखों में जिंदगी गुजारी है। लॉरेन चंद लम्हे कुछ न बोली, वो खामोशी से खला में घूरती रही। फिर बोली, मेरे बारे में ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जज्बात की मंजिल से गुजर चुकी हूँ। बस दिल में धुआं उठता रहता है। बारबिन वाइको के हर उस अमल से मुझे नफरत है जिससे उसे खुशी मिलती है। इस इमारत में ये हंगामे होते रहते हैं, लेकिन मैं उमूमन इनसे लाताल्लुक रहती हूँ। तुम चूंकि मेरे कमरे में आ गए थे, इसलिए मुझे तुम्हारी तरफ तवज्जो देना पड़ी। मैं न किसी हमदर्दी की ख्वाहिशमंद हूँ और ना ही किसी की दिलजुई की। मैं जानती हूँ कि मैं बारबिन वाइको का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस चीज ने मुझे पजमुर्दा कर दिया है। मैंने कहा, क्या ये नहीं हो सकता लॉरेन कि तुम उन तमाम बातों को भुलाकर अपनी आइंदा जिंदगी के लिए कोई रास्ता मुंतखब करो? क्या ये जरूरी है कि बारबिन वाइको के जाल में फंसी रहो? अगर उसे इंतकाम लेने का इरादा नहीं रखती तो कम से कम उसका घर तो छोड़ दो। उसने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा, तो तुम्हारे साथ चलूं? मैंने कहा, नहीं लॉरेन, जो कुछ तुम समझ रही हो वो नहीं है, लेकिन ये एक हमदर्दाना मशवरा है। बोली, अपना मशवरा अपने पास रखो। रात के मेहमान हो, सुबह होते ही चले जाना। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। मैंने कहा, ठीक है लॉरेन, तुम मुझे इतना कमजोर मत समझो। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। खुदा हाफिज। मैं मसहरी से उठते हुए बोला, लेकिन उसके अंदाज में इस्तराब मैंने साफ महसूस किया। उसने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा, फितरतन मैं भी मुजरिम नहीं हूँ लॉरेन। यूं समझ लो तकदीर की गर्दिश ने मुझे भी एक जाल में फांस लिया है। मुतासिर होना और बुरा मानना जानता हूँ। अना भी जिंदा है जो मुझे मजबूर कर रही है कि तुम्हें मजीद परेशान न करूँ। वो बोली, खुदकुशी न करो, रात को यहाँ रहो, सुबह मैं किसी न किसी तरह तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। मैंने कहा, नहीं लॉरेन, ये मुनासिब नहीं होगा। बोली, जिद मत करो, मेरी बात मान लो। मैंने हारने वाले अंदाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस इनायत का सिला देने की कोशिश करूंगा। बोली, यहाँ आराम से लेट जाओ, अब रात भर तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें तकलीफ होगी? बोली, हाँ होगी, मगर सिर्फ एक रात। उसने कहा और उठकर फर्श पर जा लेटी। मैं गहरी सांस लेकर मसहरी पर लेट गया था। लड़की की जहनी कैफियत मुझे मालूम हो चुकी थी। मैं किसी होशियार मकड़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता जाला बुनना चाहता था। अभी तो मुझे उस कोठी में काफी वक्त गुजारना था और उसके लिए लॉरेन से ज्यादा कारामद और कोई शख्सियत नहीं हो सकती थी। उसकी मदद से मैं बारबिन वाइको की खुफिया तिजोरियों तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद था, जहां खुफिया मंसूबे के जरूरी कागजात मौजूद थे। लॉरेन करवट बदले लेटी हुई थी। मुझे यकीन था कि वो जाग रही है, लेकिन मैंने उसे मुखातिब करने की कोशिश न की। अलबत्ता मैं सोचता रहा कि उसे मजीद इस्तेमाल करने के लिए क्या हरबे इख्तियार करना होंगे। इस पर मुझे हैरत हुई कि उस अजनबी जगह, इस सनसनीखेज माहौल में मुझे नींद कैसे आ गई। मैं सो गया था, नींद आई थी या मुझे बेहोश किया गया था। उस वक्त पता नहीं क्या बजा था जब हवास बेदार हुए। एक करख्त आवाज मेरे कानों में उभरी, ये होश में आ रहा है। दूसरी आवाज उभरी, आने दो, होशियार रहो। आंखों पर छाई तारीकी आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी और थोड़ी देर के बाद सिचुएशन का एहसास भी हो गया। एक नीम तारीक सा कमरा था और मैं उस कमरे में एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। मेरे हाथ और पांव उस फौलादी कुर्सी में क्लिप से फंसे हुए थे। दिल धक से हो गया। वाकयात याद आ गए। इसका मतलब है लॉरेन। इससे ज्यादा ना सोच सका। दिमाग में धुआं सा फैल गया था। मेरे ऐन सामने एक तवाना शख्स आ खड़ा हुआ। उसने चंद मिनट खामोशी इख्तियार की, फिर मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठा दिया। साथ ही दूसरी आवाज उभरी, खुश आमदीद बिन हाम, खुश आमदीद। बड़ी पुरमुसरत बात है कि तुमने मेरी कोठी से फरार होने की कोशिश नहीं की। मेरे काम में ये आसानी पैदा करने का शुक्रिया। ये आवाज बारबिन वाइको के अलावा किसी और की नहीं थी। उसके साथ ही नीम तारीक कमरे में रोशनी फैल गई।
मैंने एक सरसरी निगाह कमरे में डाली और ये देखकर ठंडी सांस भरी कि वो एक अज़ियत खाना था, जहां अज़ियत रसानी के आलात बड़ी नफासत से सजाए गए थे। हाथ पांव कसने वाले शिकंजे, सलाखें गर्म करने वाली अंगीठी और मेखें, फौलादी रोलर, गले में डाले जाने वाला आहनी पत्थर और न जाने क्या क्या। वाइको ने कहा, प्लैटिनम पॉइंट की जाए वकू के बारे में बताओ। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। मैंने कहा, एक शेर सुनाऊं? बारबिन वाइको चंद लम्हे मेरे अल्फाज समझने की कोशिश करता रहा, फिर बोला, सिर्फ एक शेर? अभी तो तुमसे पूरी नज्म सुनी जाएगी, चलो मुशायरे का इंतजाम करो। बारबिन ने कवि हैकल आदमी से कहा और वो अपनी जगह से हटकर मेरी पुश्त पर पहुंच गया। चट की एक हल्की सी आवाज उभरी और मैं कुछ न समझ सका, लेकिन चंद लम्हात के बाद कुर्सी का निचला हिस्सा गर्म होने लगा। नीचे शायद इलेक्ट्रिक हीटर जल रहा था। कुर्सी फौलादी थी, इसलिए तेजी से गर्म होने लगी। मैंने दांत भींच लिए। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। कुर्सी आग की तरह गर्म हो गई। वाइको बोला, हाँ नज़म सुनाओ बिनहाम, लेकिन उसमें प्लैटिनम पॉइंट के बारे में अशार जरूर होने चाहिए। मैं खामोशी से ये गर्मी बर्दाश्त करता रहा। लिबास का निचला हिस्सा जल उठा और अब गर्मी मेरे बदन को छूने लगी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में डूब गया था। वाइको बोला, बंद कर दो, ये अपनी नज़म भूल गया है शायद। और फिर यहाँ दूसरी पुरलुत्फ चीजें भी तो हैं, उनका लुत्फ भी तो उठाने दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। कुर्सी अब इतनी गर्म हो गई थी कि अगर हीटर भी बंद कर दिया जाता तो वो देर तक ठंडी ना होती, लेकिन बारबिन ने कुछ किया और मेरे हाथों पैरों के क्लिप खुल गए। मैं बर्क रफ्तारी से उठ खड़ा हुआ था, लेकिन टांगों में जैसे जान ही नहीं थी। खड़ा होते ही मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। कवि हैकल आदमी ने बगलों में हाथ डालकर मुझे घसीटा और इसी तरह घसीटता हुआ वहां तक ले आया जहां फौलादी जंजीर लटकी हुई थी। जंजीर को मेरी बगलों में डालकर कस दिया गया और फिर उसे किसी मैकेनिज्म के तहत ऊपर उठा दिया गया। अब मैं कमरे के दरमियान लटक रहा था। बारबिन बोला, झुलाओ इसे, खूब झुलाओ। जंजीरें हिलने लगी। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। कवि हैकल शख्स चमड़े का हंटर लेकर मेरे सामने आ गया और फिर सड़क की आवाज के साथ एक हंटर मेरी पुश्त पर पड़ा। मेरे हलक से शदीद कराह निकल गई। वाइको ने पूछा, यहाँ तुम्हारा मददगार कौन है? मैंने कहा, इस तरह तुम मुझसे कुछ नहीं मालूम कर सकोगे, कोशिश करते रहो। मेरी कमर पर दूसरा कोड़ा पड़ा और उसी वक्त एक फायर की आवाज गूंजी। कोड़े बरसाने वाला कवि हैकल शख्स खुली आंखों से अपने सुराख को देख रहा था और फिर वो कोड़े समेत औंधे मुंह जमीन पर आ रहा। वाइको फुर्ती से उछलकर दूसरे कोने में जा छुपा। फायर की आवाज दोबारा सुन ली गई थी। यकीनन वाइको के आदमी उसके पास मौजूद थे, क्योंकि चंद ही लम्हों के बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। फिर चंद लोग धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए। वाइको अपने आदमियों को देख कर धाड़ा, देखो कुत्ते के बच्चों, बाहर देखो, किसी ने फायर करके इसे हलाक कर दिया है। वो लोग जिस तरह अंदर दाखिल हुए थे उसी तरह बदहवासी से बाहर निकल गए। बारबिन वाइको अपनी जगह से उठ गया। कवि हैकल शख्स की लाश जमीन पर पड़ी थी। गोली उसके दिल के मकाम पर लगी थी, इसलिए वो फौरन ही मर गया था। मैं बेबस था, इस मौके से कोई फायदा नहीं उठा सकता था। मेरे हाथ छत की तरफ खिंचे हुए थे। आहनी जंजीरों से लटकते हुए सारा जोर कंधों पर पड़ रहा था। बारबिन वाइको के चेहरे से सख्त परेशानी झलक रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और गाली देते हुए बोला, यहाँ तेरी मदद कौन कर रहा है? ये भी तू ही बताएगा कुत्ते। मैं देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर वो चीखा, तमाम कुत्तों को पकड़ लो, सब एक जगह जमा हो जाओ। पहले इन कुत्तों को हलाक कर दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसकी ऑल फॉल सुन रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी अपनी हालत खराब थी। मैं इस अजाब से बचने के लिए तरकीब सोचने लगा। कमरे में उस वक्त मेरे अलावा सिर्फ उस कवि हैकल शख्स की लाश थी। मैंने उन जंजीरों के इंतहाई सिरे का जायजा लिया और फिर एक तजवीज़ मेरे जहन में आ गई। मैं उन जंजीरों को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। हर चंद के इस कोशिश में मेरे बदन की हड्डियां कड़कड़ा रही थीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और जोर लगाता हुआ किसी न किसी तरह छत के करीब जा पहुंचा। फिर मैंने छत के शहतीरों में दोनों पांव अड़ाए और एक हाथ से आंकड़े में पड़ी हुई जंजीर का कुंडा निकाल लिया। फिर खुद को नीचे गिरने से संभालने के लिए मैंने दूसरी जंजीर का सहारा लिया और नीचे आ गया। अब मैं आजाद था, लेकिन मैंने बदहवासी से काम नहीं लिया। पहले उस लाश के बदन को टटोला, लेकिन बदबख्त के पास एक लंबे चाकू के अलावा कुछ न निकला। मैंने उसी चाकू को गनीमत तसव्वुर किया और उसे अपने कब्जे में लेकर बाहर निकल आया। पहले खुद को महफूज करने का तसव्वुर था, उसके बाद ही कुछ और सोचा जा सकता था। चुनाचे उस कमरे से निकलकर मैं एक और राहदारी में दौड़ने लगा। राहदारी बाईं समत घूम गई और दफतन मैंने उस जगह को पहचान लिया। सामने वही कमरा था जिसमें लॉरेंस से मुलाकात हुई थी। मैं जानता था कि बारबिन वाइको उन लोगों की तलाश में है जो उसकी रिहाइश गाह में मेरी मदद कर रहे थे।
उसके आदमी यकीनन चारों तरफ दौड़ते फिर रहे होंगे। क्या अजब के कुछ लोग इधर भी निकल आए और मुझे देख लिया जाए, इसलिए उस वक्त फौरी पनाहगाह की जरूरत थी। मैंने लॉरेन के दरवाजे को आजमाया और दरवाजा खुल गया, लेकिन कमरा खाली था। लॉरेन कमरे में मौजूद नहीं थी, अलबत्ता उसके बदन की भीनी खुशबू कमरे में बसी हुई थी। कमरे में छुपने की कोई जगह नहीं थी सिवाय मसहरी के। चुनाचे मैं उसके नीचे घुस गया। जो कुछ बीती थी उसने इंजर पिंजर ढीले कर दिए थे। उस वक्त आराम की शदीद जरूरत थी। मैं फर्श पर सीधा लेट गया। फिर मैंने उस कमरे के बारे में सोचा, क्या मैं यहाँ महफूज हूँ? नींद से या बेहोशी से जागने के बाद अजाब शुरू हो गया था। हालात के बारे में सोचने का एक लम्हा नहीं मिला था, लेकिन अब जहनी हालत एतदाल पर आती जा रही थी। मेरे ख्याल में ये कमरा इस वक्त मेरी महफूज पनाहगाह थी, क्योंकि यहीं से मुझे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार का लफ्ज निहायत मौजू था। इन लम्हात को नींद नहीं कहा जा सकता था जिनमें मैं उनके हाथ लगा। लॉरेन ने खुलूस का मुजाहरा करते हुए मुझे मसहरी पर सोने की पेशकश की थी और मैं सो गया था। लेकिन कोई भी नींद इतनी गहरी नहीं होती कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए और उसको खबर भी न हो। साफ जाहिर था कि सोते हुए मुझे बेहोश कर दिया गया था, और ये कार्रवाई लॉरेन के अलावा किसकी हो सकती थी? मैंने जहरखंद के साथ सोचा, लॉरेन एक मुजरिम बाप की बेटी, दिलचस्प वाकयात की शायक। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो उसने मुझसे लुत्फ लेने की ठानी और मुझे पनाह देकर एक कहानी घड़कर सुनाई। जाहिर है वो कहानी झूठी थी। अब मुझे दोबारा देखकर वो कहे लगाएगी, लेकिन ये सब कुछ तो चलता है। इस राह में ऐसे मोड़ तो आते ही रहते हैं। तजुर्बे शाहिद थे। बेशुमार मासूम लड़कियां शैतान सिफत निकली थीं और लातादाद गुनाहगार लड़कियों ने आला ज़र्फ का मुजाहरा किया था। हाँ, लॉरेन दोबारा मेरे हाथ लग जाए तो वैसे मेरे ख्याल में लॉरेन को इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि मैं जिस कमरे से गिरफ्तार हुआ हूँ दोबारा वहीं पनाह लेने की कोशिश करूंगा। इसलिए अभी ये कमरा महफूज था। दफतन कुछ आहटें महसूस हुई और मैंने सांस रोक ली। करवट बदलकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा और उसके खुलने का इंतजार करने लगा। चंद ही लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया कि आहटें दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि मुल्हिका बाथरूम से आ रही थी। मैं दांतों में जबान दबा कर रह गया। लॉरेन कमरे में ही थी, गुस्ल खाने में। बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आने वाले कदम लॉरेन के ही थे। मैंने सांस रोक ली और उसकी हरकत का जायजा लेने लगा। उसने आईने के सामने जाकर बाल वगैरह दुरुस्त किए और फिर टेप रिकॉर्डर पर एक रिकॉर्ड लगाकर मसहरी पर नीम दराज हो गई। मध्यम सुरों में मूसीकी नशर होने लगी थी। मैंने सुकून की ठंडी सांस भरी। लॉरेन एक बार फिर अपनी जगह से उठी और एक शेल्फ से कोई रिसाला निकाल कर दोबारा मसहरी पर आ गई। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। लॉरेन ने पुकारा, कौन है? दरवाजा खुल गया। गड़बड़ हो गई है मिस बाबा, कोई इधर तो नहीं आया? लॉरेन गुर्राई, दफान हो जाओ। आने वाला बोला, मैं मिस बाबा, और उल्टे पांव वापस चला गया। लॉरेन ने नफरत से कहा, कुत्ते, और उठकर दरवाजा बंद कर दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब कुछ वक्त यहीं गुजारूंगा, और अगर लॉरेन को मेरी मौजूदगी का शुबा हो गया तो फिर ये चाकू उसकी हसीन गर्दन को उसके बदन से जुदा कर देगा। बदन की तकलीफ किसी कदर कम हो गई थी। सिर्फ वो जगह दर्द कर रही थी जहां हंटर पड़े थे। सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज भूख थी जो निढाल किए दे रही थी, लेकिन उसे दूर करने का कोई जरिया नहीं था। दोपहर को लॉरेन बाहर निकल गई और उसके जाने के बाद मैं भी अपनी जगह से बाहर निकल आया। गुस्ल खाने में जाकर पानी पिया और फिर किसी ख्याल के तहत उस दरमियानी खिड़की के पास आ गया जो बारबिन के कमरे में खुलती थी। दूसरा कमरा खाली था। मैंने उस खिड़की का जायजा लिया। उसे तोड़े बगैर दूसरे कमरे में दाखिल होना मुमकिन नहीं था और खिड़की तोड़ना आसान नहीं था। फिर उससे फायदा भी क्या। चंद लम्हों के बाद दोबारा अपनी पनाहगाह में आ गया। लेटे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लॉरेन वापस आ गई। अंदर आकर उसने टेप रिकॉर्डर दोबारा ऑन किया और मसहरी पर दराज हो गई। भूख का कोई हल नहीं था। रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि पहले यहाँ के किचन का जायजा लूं और उसके बाद कुछ और। मध्यम धुने कमरे के नीम तारीक माहौल को खाबीदा कर रही थी। पलकें जुड़ी जा रही थीं। कोई जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। जब तक मुमकिन हो सका नींद को भगाता रहा। उसके बाद कुछ होश न रहा और फिर न जाने कब होश आया। एक बार उस कमरे में सोया था तो एक अक़ूबत खाने में आंख खुली थी। सहम कर अतराफ के माहौल को देखा, लेकिन ये लॉरेन का कमरा ही था। न जाने क्या वजह था। कराइन से लगता था कि काफी रात गुजर गई है। कमरे में रोशनी मौजूद थी। गालिबन लॉरेन अभी सोने के लिए नहीं लेटी थी। ये भी अंदाजा नहीं था कि वो ख्वाबगाह में मौजूद है या नहीं। अचानक नाक को एक खुशबू सी महसूस हुई, भुने हुए गोश्त की खुशबू। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। मेरी नाक की भी यही कैफियत थी।
लेकिन खुशबू मुसलसल आ रही थी और जब उसे महसूस कर लिया तो आंतों ने फरियाद शुरू कर दी। हिम्मत करके मसहरी के नीचे से सर निकाला। लॉरेन की मौजूदगी के आसार नहीं मिलते थे, चुनाचे बाहर निकल आया। बिल्कुल करीब ही मेज पर एक ट्रे रखी हुई थी जिसमें भुनी हुई सालिम मुर्गी, बटर स्लाइस और ऑरेंज जूस का एक जग रखा हुआ था। खाने नेमत था। उसकी जहां मौजूदगी क्या हैसियत रखती है कोई अंदाजा नहीं था। चंद लम्हे परेशान रहा। फाका इतना तवील हो गया था कि सारे वसवसे, सारे ख्यालात हवा हो गए थे और मैं सोचे समझे बगैर खाने पर टूट पड़ा। कई वक्त के भूखे के आगे ये नन्ही सी मुर्गी क्या हैसियत रखती थी। मजबूरन हड्डियां छोड़ी थी। जूस का पूरा जग हलक में उतारने के बाद कुछ सुकून मिला। उसके बाद इस खाने नेमत के बारे में सोचने की बारी थी। कौन लाया था, किसके लिए था? अगर लॉरेन के लिए था तो वो खुद कहाँ है? गुस्ल खाने पर नजर डाली तो तारीख था। बिलाखिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर से बंद था। मैं चौंक पड़ा, लेकिन उसी वक्त दरवाजे के कुफल में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी और मैं बर्क किसी तेजी से दरवाजे के पीछे हो गया। लॉरेन अंदर आ गई और फिर दरवाजा बंद करते हुए उसने मुझे देख लिया। वो मुस्कुरा दी, बोली सुबह बखैर। फिर उसकी निगाहें खाने की ट्रे की तरफ उठ गईं। बोली तुमने गुस्ल भी नहीं किया। मैंने कहा ये खाने की इनायत तुमने की थी। उसने मासूमियत से पूछा क्यों, भूख नहीं थी क्या? मैंने कहा बहुत भूखा था। बोली मुझे अंदाजा था लेकिन तुम इतने बेखबर सो रहे थे कि मैंने जगाने की हिम्मत न की। मैंने तंजन कहा मैं अभी तक बेहोश नहीं हुआ, जब खाना खाए हुए कई मिनट गुजर चुके हैं। उसने ताज्जुब से कहा मैं समझी नहीं। मैंने कहा क्या खाने में बेहोशी की दवा नहीं मिलाई गई थी? वो बोली खाना मैं लाई थी तुम्हारे लिए। उसके चेहरे पर तहय्युर के आसार थे। मैंने कहा तुम्हारा ख्याल होगा कि मैं इस तरह मुश्तबा खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए कुछ लाने से फायदा। उसने परेशान लहजे में कहा क्या कह रहे हो? तुम्हारा अंदाज कुछ अजीब सा है। मैंने कहा चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो मेरे साथ, लेकिन हसीन लड़की बार बार धोखे नहीं खाए जाते। इससे कबल भी मैं तुम्हें कत्ल कर सकता था। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन शिकंजे में कस ली और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने दूसरे हाथ से चाकू निकाल लिया। कहा तुम्हारी मक्कारी बिलाखिर तुम्हारी मौत का सबब बन गई। मैंने उसकी गर्दन छोड़कर बाल पकड़ लिए और चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। चलो दरवाजा बंद करो। उसने लात मार कर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा तुम्हारी हर जुम्बिश तुम्हें मौत से करीब तर कर रही है, आहिस्ता से दरवाजा लॉक कर दो। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। दरवाजा बंद होने के बाद मैं उसे बालों से पकड़े हुए मसहरी के पास लाया और जोर से धक्का दिया। वो गिर पड़ी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। अजीब सी कैफियत हो रही थी। रंग सुर्ख था, आंखें वहशियाना अंदाज में चमक रही थी, होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। मैंने सख्त लहजे में कहा अब तुम्हें बहुत सी बातें बताना होंगी। वो फटे फटे लहजे में बोली पूछो। उसका लहजा भी अजीब सा था। मैंने कहा तुमने पिछली रात मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। बोली तुम्हारा क्या ख्याल था? अपने बाप के दुश्मन को जिंदा देखना पसंद करूंगी। तुम चालाकी से बारबिन वाइको के नरगे से निकल आए थे। मैं उस वक्त तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से फांसा। मैंने कहा तो वो कहानी झूठी थी। बोली 100%। मैंने कहा बहुत जलील लड़की हो तुम। बारबिन वाइको जो कुछ भी है, तुमने अपने बाप के लिए ऐसी रकीक कहानी घड़ी थी। उसने कहा जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।